नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों को लेकर के मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही कल शाम 6 बजे तक की मतदान होगा। वहीं मतदान में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, लेकिन इससे पहले इस चरण में धर्म का मुद्दा सबसे आगे हो गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को केरल की 20, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 सीटों पर और त्रिपुरा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी और करीब 65% के आसपास मतदान हुआ था। लेकिन दूसरे चरण का मुकाबला ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि सियासी तापमान दूसरे चरण के प्रचार के दौरान बढ़ा हुआ है। बाकी सब मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा दिया है। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर जो पहला हक है वो मुसलमानों का है, लेकिन अब मंगलसूत्र वाले बयान पर राजनीति ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। और इन लोकसभा चुनावों पर जहां सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहीं मुकाबला भी काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। और कांग्रेस ने भी अपने साथी दलों के साथ 400 पार के नारे को बीजेपी के झूठ ठहराने के लिए कमर कस ली है, जो बीजेपी के 400 पार के नारे को हवाबाजी साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट जारी न होने पर निशाना साधते हुए कहा कि हार के डर से कांग्रेस नेता चुनाव मैदान में उतरना ही नहीं चाहते। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए पार्टियां आखिर तैयार कितनी हैं। कांग्रेस में हमने कहा था कि पीछे भी, क्योंकि कभी लिस्ट कहीं जाती है कभी कहीं जाती है और बड़े बड़े नेता हैं जो, और वो कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई दे रहे हैं चुनाव से, और उसको लेकर के वो ज्यादा मंथन उसके ऊपर चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी लिस्ट उनकी आए, क्योंकि एक तरफा अभी सारा माहौल है और जो ही जब मैदान में प्रत्याशी आएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये पहली बार है, क्योंकि कांग्रेस को जब गठबंधन करने की आवश्यकता पड़ी है और ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया है कि जो आपस में एक दूसरे को गाली देते थे, अब उन्होंने उसको गले लगाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस बात का डर है कि हम पिछड़ रहे हैं। ऐसा है कि कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पे जो हमारे संयोजक हैं, प्रभारी हैं, क्योंकि अंतोगत्वा काम को बांट करके सब काम किए जाते हैं, तो प्रभारी और जो हमारे लोकसभा के संयोजक हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है पूरे चुनाव को आगे बढ़ाने में, लड़ने में। उनका सबका फीडबैक और क्या अभी तक हमने कर लिया है, क्योंकि एक एक स्टेप सारे काम का किया जाता है और क्या आगे और करना है उसकी खुल करके सारी चर्चा हुई है। क्या मतलब, अब कोई कुछ भी कहे, किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते हैं, इसलिए जो वो कहें आनंदित होकर कहें और जो हमने करना हम कर ही रहे हैं, इसलिए बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से और राव साहब जो है यह चुनाव जीते। तो आपको ताजुब होगा इस बात का कि हमने ऐसे तो लोकसभा के अंदर ऐसे तो हमने कई सांसद हमने देखे जिनको उठाना रहता था कि जी आप एक बार धन्यवादी दौरा करके फिर दोबारा नहीं आए, मगर शायद ये देश के एकमात्र ऐसे उम्मीदवार के रूप में आए हैं जो जिन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया। पिछली बार भी वोट मांगने आए थे, उसके बाद 5 साल के बाद वोट ही मांगने आए। ज्यादातर क्षेत्र के अंदर इन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया। क्यों नहीं किया तो ये बता सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है कि 5 साल में आप धन्यवादी दौरा भी ना करें।
तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां जो है पार्टियों की अपनी तरफ से पूरी है, लेकिन जुबानी हमले जो हैं इस बीच लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि दूसरे चरण में कहां पर मतदान होने हैं। दरअसल दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। और आज इन्हीं सब तैयारियों को लेकर के होगी चर्चा। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राकेश शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंपल सोही जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अनुसूरा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे ही ले लेती हूँ। दूसरे चरण के मतदान में थोड़ा ही समय बचा है, कुछ ही घंटे का है। तैयारियां क्या कुछ है बीजेपी की, क्योंकि 89 सीटों पर बहुत अहम है ये भी, और पिछले बार से मुकाबला इस बार ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि राजनीति खूब हो रही है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही राकेश जी। सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है 365 दिन चलने वाली पार्टी है। हम सिर्फ चुनाव के लिए तैयार रहें ऐसा नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता 365 दिन पार्टी के लिए कार्य करता है। भाजपा की पार्टी का कार्यालय है, कार्यक्रम है, नीति है, और हम हर वक्त तैयार रहते हैं। पार्टी की पूरी तैयारी है दूसरे चरण के लिए भी, तीसरे चरण के लिए भी, और ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है, सजग है। हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है, हर पन्ने पर हमारा पन्ने का प्रमुख है। पूरी की पूरी टीम घर घर के जाकर के लाभार्थियों से मिल रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है, और अपना संदेश जो मोदी जी का संदेश है वो देने का हम काम कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन 400 पार का जो हमारा राकेश जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि झूठ फैलाने का काम कर रही है बीजेपी, और अभी तो दीपेंद्र हुड्डा साहब कह रहे थे कि जिन सीटों पर 10 सीटों पर बीजेपी अभी यहाँ पर काबिज है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वो सीधे 5 साल बाद आप वोट ही मांगने जा रहे हैं। पिछली बार जीते, अब सीधे वोट ही मांगने जा रहे हैं। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां पर। देखिए, कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में माहिर है, ये सब लोग जानते हैं, और विकास नाम की चीज नहीं, विकास इनको दिखेगा नहीं। कांग्रेस को अगर सिर्फ दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार, उससे बाहर कांग्रेस निकलती नहीं। और इसी कारण से जो कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, आज उसकी दुर्दशा का मूल कारण भी यही है कि इन लोगों ने नेहरू गांधी परिवार से कभी बाहर ही नहीं निकले। उस सोच से ये लोग बाहर ही नहीं निकलते। इनको विकास दिखता ही नहीं है, ना इनको विकास दिखेगा, ना इनको कोई और चीज दिखेगी। ये जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ये और धरातल पर जाएंगे और रसातल पर जाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ एक परिवार दिखता है, उसी का महिमा मंडन दिखता है। उसके अलावा ये बाहर झांकते नहीं है। और हमारी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं, पूरा संगठन तैयार है। और हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में क्या हालत है वो आपने देखी होगी। अभी तक इनके अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का देश में ही नहीं, देश में तो है, हरियाणा भर में पूरी की पूरी पार्टी, पूरा संगठन तैयार है। जहां प्रदेश की टीम है वहां जिले की टीम भी है। बूथ स्तर के हमारे बूथ स्तर की हमारी टीम है, बूथ की समितियां बनी हुई है, पन्ना प्रमुख बने हुए। हमने एक एक पन्ने पर 60 वोट पर एक व्यक्ति को कार्यकर्ता डेप्यूट है जो 60 वोटों की चिंता करता है। चलिए ठीक है। विकास कैसे दिखेगा? विकास तो देखना ही नहीं चाहते ये। ठीक है राकेश जी, लौटूंगी आपके पास। नीरज जी हमारे साथ बने हुए, आपके सवालों का जवाब भी ले लेती हूँ। नीरज जी, नैरेटिव सेट करने में माहिर है कांग्रेस, ऐसा बीजेपी का कहना है, लेकिन कल दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में पार्टी कितनी तैयार है? क्योंकि हॉट सीट आपकी सबसे कहे तो कल वायनाड पर भी मतदान होगा, तो पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है? इंडिया गठबंधन पूरी तरह सभी सीटों पे अच्छी तरह चुनाव लड़ा जा रहा है। और बीजेपी प्रवक्ता जो साथी कह रहे हैं हम पे संगठन नहीं है या सीटें नहीं है, ये इनके देखने का तरीका है। नैरेटिव फैलाने में तो ये माहिर है, उल्टा सीधा झूठ बोलने में माहिर है। और ये इनके मोदी जी क्या कहते हैं, कांग्रेस आएगी तो आपके पैसे चुरा लेगी,
अरे चुराते तो आप हो। लोगों के मंगलसूत्र बिक गए, बहनों के मंगलसूत्र बिक गए नोटबंदी में, कोरोना में बिक गए मंगलसूत्र, और आप भी वही बात कर रहे हो। जिस राम को आप मर्यादा मानते हो, जिस राम ने मर्यादा के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी, आपने गद्दी के लिए मर्यादा की तार तार कर दी। कैसी बातें करते हो आप? नीरज जी, आप कहने का क्या मतलब है? आप नहीं मानते क्या? नहीं मानते, मैंने बोला नहीं राम को सभी मानते हो। इन्हें तो गद्दी के लालच में सब मर्यादा तोड़ दी। उसका सीधा साधा उदाहरण आपको चंडीगढ़ के चुनाव में देता हूं मैं, जिसमें इनको हाई कोर्ट की फटकार मिली। एक छोटे से चुनाव के लिए क्या धांधली करी, आप भी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आपने देखा नहीं क्या? इनको मुंह की खानी पड़ी। इनका मेयर हार के चुनाव लड़ा, बाद में चुनाव किसी और का बना, इंडिया गठबंधन का मेयर बना। ये कैसी बातें करते हैं? झूठ फैलाने तो माहिर है। 15 लाख देंगे खाते में, वो आज तक नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो खाते आएंगे। ये विकास की बात करते हैं। एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। मैं फरियाद से स्मार्ट सिटी से आता हूँ, फरियाद का रहने वाला हूँ। आप फरियाद की हालत देख लीजिए। आप ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तथ्यों पे बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए। इन बातों से आपको क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी के संगठन नहीं है, यह है वो हमारा पार्टी के अंतर में मामला है। आपको ध्यान करा दूं, उससे पहले जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, सब 15-20 दिन पहले सीटें डिक्लेयर हुआ करती थी। अभी पूरा 1 महीना 2 दिन बाकी है। 1 महीने आज आपको रात को या कल खुशखबरी मिल जाएगी, वो भी आप चिंता छोड़ दीजिए। हम अपने चुनाव के लिए पूरा तैयार हैं। हमारे उदय भान जी अध्यक्ष और हुड्डा साहब पहले ही कांग्रेस का प्लेटफॉर्म तैयार करके जन को रैली के माध्यम से बात तो सच ही है, क्योंकि हरियाणा के लिए कांग्रेस कुछ तैयार नहीं दिख रही है। आजकल पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। देखिए मैडम जी, मैडम मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पिछले आप चुनाव उठा के देखिए, जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं 15-20 दिन पहले सीटें डिक्लेयर हो गई थी। अभी भी पूरा महीना में बाकी है। और रही प्लेटफॉर्म की बात, आप जन क्रॉस रैली के माध्यम से, हाथ से हाथ जोड़ने के माध्यम से पूरे हरियाणा 90 विधानसभा में जन क्रॉस रैली हो चुकी है। चुनाव कोई लड़े, पार्टी प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी है। नहीं, जब तक प्रत्याशियों का नाम आप लोगों को नहीं देंगे तो लोग कैसे सोच विचार करेंगे? देखिए प्रत्याशी चुनाव लगभग फाइनल, लोगों को भी पता है, सिर्फ एक आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। और जिन प्रत्याशियों को ऊपर से इशारा कर दिया वो अपने लगे पड़े हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कल आपको खुशखबरी दूंगा। ये बीजेपी वाले अपनी चिंता करें, जो बीजेपी वाले लाम लगाते हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार दिखता है। अरे तुमको राहुल गांधी जी दिखते हैं? पूरे दिन में अगर राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं, पूरी बीजेपी की सोशल मीडिया टीम एक्टिवेट हो जाती है। आपको ही गांधी परिवार दिखता है? सारा दिन गांधी परिवार, नेहरू जी को कोसते हो। अरे भाई नेहरू जी को कोसते हो, नेहरू जी ने क्या किया? ऊपर जाके उनसे जवाब लो ना। जो आदमी चला गया उसकी बुराई क्यों करते हो? ये तो हमारे हिंदू धर्म की पालसा है। जो आदमी चला गया, अच्छाई बुराई साथ चले गई। आपके बतेरे नेता भी बाहर चले गए। एम्स किसने खोला? नेहरू जी की देन थी। एम्स से आपके नेता इलाज कराते थे, मत इलाज कराते। आज जिस मोबाइल की देन है, जिसमें आप सोशल मीडिया कर रहे हो, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। जिस संविधान ने व्यवस्था करी, आपके चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो संविधान किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज उसी संविधान को आप कुचलना चाहते हो? क्या बात करते हो? आज के किसी भी अधिकारी की, किसी भी सरकारी आदमी की, किसी भी नेता की सम्मति पता कर रखते हो, वो किसकी देन है? उस आरटीओ को आपने कमजोर कर दिया। इन बातों में चुनाव लड़िए, बेरोजगारी भी लड़िए, मुद्दों पर लड़िए, भ्रष्टाचार बढ़िए। हरियाणा में भ्रष्टाचार क्या हाल है? नगर निगम घोटाला, हिंदुस्तान का पहला ऐसा घोटाला जिसमें पेमेंट हुई नहीं, 200 करोड़ की पेमेंट हुई। आज तक क्या किया आपने? कोयला घोटाला, सहकारिता घोटाला, बताइए क्या दिया? संदीप सिंह ने बेटी बचाओ बेटी अभियान की धज्जियां उड़ा दी। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं हम इसका इस्तीफा नहीं लेंगे। क्या किया आपने? सिर्फ बातें बुलाते हैं, झूठ बुलाते हैं। भारतीय बड़ी झूठ बांटती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। पिछड़ने के डर की बात भी कर रही है बीजेपी, कह रही है कि पिछड़ने का डर है कांग्रेस को, या पिछड़ ही चुकी है, सीधे उनका कहना है। देखिए कांग्रेस को पिछड़ने का डर नहीं है, ये पिछड़ने का डर है, इनको पिछड़ने का डर सता रहा है। अगर ये कह रहे हैं हम पे कैंडिडेट नहीं और हम पे संगठन नहीं, हम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर तो ये जीत गए। आप लड्डू बांट दीजिए, अभी ये बोल दीजिए हम 10 की 10 सीटें जीत गए। लड्डू क्यों नहीं बांटते आप? इसी चैनल के माध्यम से मीठा मुकरा दीजिए कि हम जीत गए, आपको चिंता की क्या जरूरत है? मैं आपको अभी से बताई तो आप जीत गए। आप वेट कीजिए, अब कल परसों की वेट कीजिए, इनके सारे सपने धरे रह जाएंगे। कितनी सीट जीतेंगे मैं ये बोल नहीं सकता, जनता तय करेगी। जनता काम के आधार पर सीटें देगी। मैं ये कहता हूं इनकी 10 की 10 सीटें नहीं आएंगी। मैं ये नहीं कहता अपनी 10 आएंगी, लेकिन 10 की 10 सीटें इनकी नहीं आएंगी। चलिए ठीक है, इतना आत्मविश्वास अच्छी बात है। बाकी ये तो देखने वाले समय की बात है क्या होना है, किसके सपने धरे रहेंगे, किसके सपने साकार होंगे। लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए, रिम्पल सोही जी बनी हुई, प्रवक्ता जेजेपी। रिम्पल जी, सवाल आपसे वही कि तैयारियां जेजेपी की क्या चल रही हैं? आधे उम्मीदवार आपके उतर चुके हैं, आधे अभी बाकी हैं। कितना मंथन चल रहा है? और जितना हमने देखा पहले चरण के मतदान में 75 का लक्ष्य था, लेकिन 65 के आसपास ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। तो कितनी आप मेहनत करने वाले हैं हरियाणा में कि वहां पर प्रतिशत अच्छा खासा बढ़े?
कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि सबसे ज्यादा इस समय जरूरी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकें कि वो वोट करने के लिए निकले, क्योंकि जैसा कि देखा कई एरियाज में पिछली बार 0% वोटिंग भी रही है, कई एरियाज में बहुत अच्छी वोटिंग भी रही है। ऑन दी अदर हैंड JNK से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परसेंटेज की वोटिंग रही है। तो वही बात है कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोगों को चैनल, आप अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा ये इंस्पायर किया जाए कि बाहर निकल के वोट करें। क्योंकि 5 साल जो हम बात करते हैं, जो ग्रुप्स में बैठ के, कम्युनिटीज में बैठ के जो हम बात करते हैं, वो 5 साल का जो नतीजा है वो इस वोट में निकलना होता है, इस इलेक्शन में निकलना होता है। इसलिए वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां तक रही JJP की तैयारी, देखिए हमने 5 वो कैंडिडेट्स दिए हैं जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हमारी एक लोकल पार्टी है, हम रीजनल पार्टी है। और जैसा कि दुष्यंत जी कई बार ये कह चुके हैं और हमारे बाकी लीडर्स भी कई बार कह चुके हैं कि जो रीजनल पार्टी रहती है वो लोगों की असली नब्ज पहचानती है। और यही हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि जो बाकी 5 कैंडिडेट्स भी हो, आप देखेंगे कि हम लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस लेकर आएंगे जिन्होंने लोकली काम किया है, जिन्होंने अपने एरियाज में पहले से काम किया है। क्योंकि मैं नहीं मानती कि आप 5 साल बाद सडनली आप एक ऊपर से हेलीकॉप्टर कैंडिडेट लाके यहाँ खड़ा कर सकते हैं। आप वही कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं जिसका धरातल पे कोई ना कोई नामो निशान भी हो। तो इसीलिए हमारी तरफ से हमेशा यही पुरजोर कोशिश रही है हमारी कि हम लोकल कैंडिडेट्स लोगों को दें, जिनके पास लोग आके अपनी समस्याएं आज तक बताते रहे हों और जो आगे जाकर भी लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सके। क्योंकि अगर आप याद होगा आपको कि जब दुष्यंत जी MP बने थे, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो काम किया था उन्होंने अपने एरिया में किया था। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हिसार के कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना काम कभी हुआ है। उन्होंने जितनी उनकी सांसद निधि थी सारी की सारी इस्तेमाल करी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आप आज जो सांसद है उनका रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये मैं भी क्यों बोलूं, ये आप BJP से ही पूछ सकती हैं। लेकिन रिम्पल जी, एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से बार बार BJP दावा करती है कि 10 सीट तो हम फिर से लेने ही लेने वाले हैं, तो ऐसे में कंपटीशन आपको कितना टफ लगता है? देखिए ये कह देना कि 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो विधानसभा में भी 70 बार का नारा दिया गया था, उसमें आप देख लीजिए 70 की बजाय कितनी सीटें आई। ये वही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक नैरेटिव सेट करें कि ये हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो आपको पता है कि आम जनता के कई बार दिमाग में ये भी रहता है। जी, वो अपने लक्ष्य को छू सके, आपने सहयोग तभी दिया। जी, वो मैं वही आपको बता रही हूँ कि अगर आप BJP की अपनी परफॉर्मेंस देखें तो 70 पार का नारा देने के बाद 40 सीटें आई थी। तो आज आप देख लीजिए जो ये 400 पार का नारा है उसके बाद कितनी सीटें आएंगी। ये तो नारा देने में क्या है। तो हम भी कह देते हैं भाई, आप जिन सीटों पे आपको खुद को पता है कि आप हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतार के ला रहे हैं जिसका लोगों के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो वहां की जनता के साथ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो कैसे जीत के आएंगे। आप वैसे कैंडिडेट ला रहे हैं जिन्होंने आज तक धरातल पे कोई काम ही नहीं किया। आपकी पुरानी जो रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए, इस बार के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या काम किया है लोगों के लिए। तो जनता, देखिए हरियाणा की जनता मैं मानती हूँ इस देश में कम से कम सबसे ज्यादा जागरूक है अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेके। आप हरियाणा के गांव में जाके किसी चौपाल में बैठ के किसी से सवाल पूछ लीजिए। मैं औरतों के बीच में रहती हूँ और मैंने देखा है कि औरतों से भी आप किसी भी तरीके का सवाल पूछिए, सबको पता है अपने राइट्स। तो हरियाणा की जनता को पागल नहीं बनाया जा सकता, ये बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। और जिस तरह से औरतें इस टाइम पे, जैसा कि मैंने हिसार में भी देखा है, नैना जी के साथ जिस तरह से औरतें इकट्ठी होके आई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 में से 10 सीटें तो BJP किसी हाल में नहीं लेके जा सकती। लेकिन नैना जी के सामने, नैना जी के नहीं देखती हूँ मैं। सुनिए, तो नैना जी के सामने सुनैना जी भी है, नैना जी के सामने रणजीत चौटाला जी भी हैं, उनका भी थोड़ा सा जिक्र कीजिए। वो भी तो कड़ी टक्कर देने वाले हैं उनको। नहीं, मुझे नहीं लगता। आप अगर धरातल पे आप अपने लोकल रिपोर्टर से पूछेंगी हिसार के, आज की भी मैं आपको तस्वीर बता सकती हूँ। आज भी आप चुनाव करा ले तो नैना जी जीत रही है, इतनी मैं आपको बता सकती हूँ। चलिए, ये आने वाला समय बताएगा। अनु जी भी हमारे साथ बनी हुई। अनु जी, तीनों को आपने सुना।
ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपका कड़ा मुकाबला किसके साथ है? एक तरफ जेजेपी कहती है कि हम धरातल वाले कैंडिडेट उतार रहे हैं, बीजेपी के हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं। बीजेपी पूरे आत्मविश्वास में है कि 10 के 10 लाने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि भाई 10 तो नहीं आएगी, बीजेपी की 10 तो पूरी नहीं आएगी किसी भी हाल में। तो ऐसे में इनेलो क्या कहती है? आवाज आपकी नहीं आ पा रही, शायद म्यूट है आपका कॉल। आवाज नहीं आ पा रही है? आ रही। तो ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको, सभी प्रवक्ताओं को, आपके दर्शकों को, सबको नमस्कार, राम राम। और मैं अभी सुना मैंने सबको, सबसे पहले तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता भाई को सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा संगठन बहुत बड़ा है। ये आमतौर पर प्रचार करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, हमारे पास 15 प्रमुख हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। और इस विश्व के सभी सबसे बड़े संगठन के हालात देखिए कि इनको 60% कांग्रेसी अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह देके मैदान में उतारने पड़े। सब विश्व के सबसे बड़े संगठन कहलाते हैं और हालात ये हैं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। 60% कांग्रेसी लड़ रहे हैं बीजेपी से चुनाव। तो किस तरह का ये संगठन है, कैसा अनोखा संगठन है, ये तो जनता देख रही है। इससे ज्यादा मैं भाजपा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। उसके बाद बात कांग्रेस की करते हैं। तो कांग्रेस, नो डाउट कांग्रेस अभी काफी उत्सुक है कि भाजपा का जनता विरोध कर रही है। बिल्कुल कर रही है, आपकी बात जायज है कि भाजपा का विरोध जनता कर रही है, लेकिन जनता भूली नहीं है 10 साल पहले जो कांग्रेस का राज रहा था, उसे भी कांग्रेस से सताई हुई जनता ही तो हरियाणा की भाजपा की तरफ गई थी। भाजपा कभी भी पसंद नहीं थी हरियाणा की। जब अंत आ गया, कांग्रेस से प्रताड़ित होकर जनता भाजपा की तरफ गई थी और अब देख लिया है कि भाजपा और कांग्रेस कोई फर्क नहीं है, वही चेहरे आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चलता है। 5 साल भाजपा में जाके आप राज्य में तीर कर लो, फिर भाजपा से वापस कांग्रेस में आ जाओ। ये जो खेल हो रहा है वो जनता देख रही है और कांग्रेस तो असमंजस में है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। इतनी गुटबाजी है, जिस तरह का माहौल है, लगातार हम मीडिया में देखते हैं कि उस गुट को खुश करना है, फलाने गुट को खुश करना है, आज दिल्ली वो मिलने गए, आज दिल्ली वो मिलने गए। तो कांग्रेस को तो कांग्रेस ही मार देगी। उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि जजपा की जो हमारी प्रवक्ता बहन है कि हमारे कैंडिडेट तो धरती से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं। धरती से जुड़े हुए कैंडिडेटों को धरती में ही मिलाएगी जनता। जिस तरीके से इन्होंने जनता के साथ धोखा किया था, आज बैठ के आप चैनल पे भाजपा की बुराई कर रहे हैं। अरे कांग्रेस या इनेलो को तो हक है भाजपा पे आरोप लगाने का, भाजपा पे दोष लगाने का। आप किस हैसियत से आप 4.5 साल भाजपा की गोद में खेल के आए हैं। 4.5 साल भाजपा की गोद में खेलने के बाद, एक दूसरे के साथ गलबैयां करने के बाद, जहां मोदी जी कहते थे सबसे ऊंचा नेता, दुष्यंत कहता था कि खट्टर साहब बहुत बढ़िया, क्या हमारा एक ये मतलब एक नेचुरल अलायंस है। अरे आप किस मुंह से भाजपा की बुराई कर रहे हैं? आपके जो धरातल के कैंडिडेट है ना, उसको धरातल में मिट्टी में ही मिलाएगी जनता। नैना जी, जो आपने कहा कि नैना जी औरतों के बीच में काम कर रही हैं, माफी मांग रही हैं, घुसने नहीं दिया जा रहा है गाँव में, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हो चाहे जजपा के। लोगों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि जजपा और भाजपा के प्रत्याशियों का घुसना मना है। ये हालात आज धरातल पे है मैडम। आप एसी कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं, वो काफी नहीं है। गांव में जाके देखिए, घुसने नहीं दिया जा रहा है। चलिए ठीक है अनु जी, लौटेंगे। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products.
We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट गए है और उसको वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है। अभी तक भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती, वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, ये सब आए दिन आते ही रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे मुंह मोड़ने की बजाय ईश्वर पर यकीन रखें, पुरुषार्थ करते रहें और डट कर परिस्थितियों का मुकाबला करते रहें। किसी ने ठीक ही कहा है, कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो। कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो, जब तक जीत ना जाओ तब तक कोशिशें जारी रखो। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, आपके पास आते हुए एक आरोप जो बार बार लगता है बीजेपी पर कि आपने हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतार दिए, आपके पास अपना उम्मीदवार नहीं है, आप किसी को शामिल करते हैं तुरंत भर में पार्टी में उसको टिकट दे देते हैं। तो इन सवालों के जवाब कैसे देना चाहेंगे? पहले कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता ने एक बात कही थी अभी कि 10 तो नहीं आएंगी। मतलब अब जो विपक्ष है वो इसलिए लगा हुआ है, सिर्फ चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि 499 देंगे, 399 आ जाए, किसी भी तरह 399 पे रोकना है। बीजेपी को 369 पर रोकना है, 370 नहीं आने देनी। इनको भी पता है, ये इनकी लड़ाई ये रह गई, सिर्फ 10 तो नहीं आएंगी जी, 10 नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी
और 11वीं सीट चंडीगढ़ की जीतेगी और 12वीं सीट करनाल विधानसभा की जीतेगी। और ये बात मैं कोई अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, इस बात का आधार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9.5 वर्ष जो हरियाणा के अंदर सरकार थी, जिसने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, बिना क्षेत्रवाद के जो विकास का काम किया था। नहीं तो हरियाणा की छवि क्या बन गई थी कि लूट का हरियाणा है, नौकरी बेचते हैं। परंतु जब मनोहर लाल जी ने 2014 में सत्ता संभाली, उसके बाद बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरियां मिली, पूरे हरियाणा में समान विकास हुआ। वरना रोहतक के सीएम है तो रोहतक का विकास, सरसा के सीएम है तो सरसा का विकास, भिवानी के सीएम है तो भिवानी का विकास। समान रूप से हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा जो मनोहर लाल जी ने दिया, उस नारे को साबित भी किया, उसके लिए काम भी किया। और आप देखना कि आने वाली 25 मई को जब मतदान होगा, उसके बाद जब 3 जून को रिजल्ट आएंगे तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस का राज भी देखा है 10 साल तक, हुड्डा का शासन देखा है, किस प्रकार से पूरी की पूरी सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी रही। और उससे पहले चौटाला जी का भी शासन देखा है, किस प्रकार से इन्होंने नौकरियों को खाने का काम किया और उसके बाद जेल भी जाना पड़ा इनको। और जो 2014 में जो सरकार बनी थी, समान विकास हुआ, सबका समान विकास हुआ, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां लगी। चलिए ठीक, सब शासन देख लिया है। और कांग्रेस की स्थिति ये है, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट पे ये तो आपस में लड़ रहे हैं। इनकी तो हालात ये है कि आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है मैं टिकट नहीं लड़ूंगा, हुड्डा जी, किरण चौधरी जी कहते हैं अगर मुझे लड़ाओगे तो हुड्डा जी को लड़ाओ, हुड्डा जी कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी बीबी को लड़ा दो, मेरे बेटे को लड़ा दो। वो कह रहे हैं खुशखबरी जल्दी मिलेगी, वो कह रहे हैं खुशखबरी जल्दी मिलेगी, जल्दी ऐलान होगा। आपने हेलीकॉप्टर कैंडिडेट पर टिप्पणी नहीं की। आप एक बताइए, जब भी घर में कोई उत्सव का माहौल होता है, पूरा परिवार चहकता है, महकता है, उत्सव मनाता है, परंतु कांग्रेस तो उत्सव के रूप में ही नहीं है। ये तो थके हुए से लग रहे हैं और थक चुके हैं, ये इनके बस का ही नहीं है। क्योंकि इनको पता है जो आपका नेतृत्व है, नेतृत्व भी थका हुआ नेतृत्व है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अभी देखिए, जब मैं सीधी सा मैं तो एक बात कहता हूं कि जब ईवीएम पर ये सवाल उठाना शुरू कर दें, तब समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। इन्होंने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अरे आप ईवीएम को क्यों कोसते हो? आप अपनी दशा और दिशा देखो ना। चलिए ठीक है, आपके काम देखिए। आप ईवीएम का रोना शुरू कर दे तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कर्नाटक में जीतोगे तो ईवीएम ठीक है, हिमाचल में जीतोगे तो ईवीएम ठीक है, राजस्थान में जीतोगे तो ईवीएम ठीक है। परंतु जो आप कहते हो, जो आप करते हो, जो आज राहुल गांधी ने सैम पित्रोदा ने स्टेटमेंट जो दी है, क्या कहा उन्होंने कि हम तुम्हारी पुश्तैनी संपत्ति पर भी कर लगा देंगे, वो भी हम उन लोगों को बांट देंगे जिनका कोई आधार कार्ड नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो हमारी आईडी नहीं है। चलिए इस बैठियों को संपत्ति दे देंगे। इस जब आप राम इस बयान का थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं देना चाहूंगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं, जब आप धारा 370 के लिए आप ये कहते हैं कि धारा 370 हम दोबारा लाएंगे, जब आप गरीब का गला घोटने का काम करते हैं, ठीक है राकेश जी, आपके तमाम सारे आरोप है, तमाम सारे सवाल हैं, इसी बयान पर मैं आना चाह रही थी। नीरज जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद अनु जी आपके पास आऊंगी। पहले ये बयान का जवाब दीजिए जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा आपकी संपत्ति का बंटवारा कर देंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही राकेश जी, माफ कीजिएगा नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीरज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपने म्यूट तो नहीं किया अपना कॉल? चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। तब तक अनु जी आप अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद से नीरज जी आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज सही करवा रहे हैं जी। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी। मेरे बीजेपी के भाई ने कहा कि ये हर डिबेट में इनका एक ही पैटर्न रहता है। ये जो महिमा मंडन करते हैं, एक तो खट्टर साहब का श्री श्री 1008 माननीय, लोकप्रिय, देवतुल्य, और उसके बाद इनका पेट डायलॉग रहता है बिना पर्ची बिना खर्ची। बिना पर्ची बिना खर्ची तो आपने सिर्फ चपड़ासी लगाए, और वो भी क्या, संघ से लिस्टें बन के आती है दिल्ली से ना। असली को वाओ, भाजपा के प्रवक्ता जी को मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन कहना चाहूंगी दिल्ली से लिस्ट बन के आती है चपड़ासियों की,
सारे संघ के जो बिठा रखे हैं ना, हर महकमे में संघ ही बिठा रखे हैं। और आपने सिर्फ लगाए बिना पर्ची बिना खर्ची, पर्ची तो संघ से आती है दिल्ली से, बिना खर्ची आप कहते हो। ठीक। सारी बड़ी नौकरियों में सूटकेस लिए हैं, पर्ची खर्ची से क्या बात करते हो आप? सूटकेस पकड़े गए हैं चंडीगढ़ के HPSC के दफ्तरों में। उसके बाद अरे खर्ची की बात करते हो, इलेक्टोरल बॉन्ड भूल गए क्या? विश्व का सबसे बड़ा लौटूंगी अनु जी, दोबारा समय आपको दूंगी। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है मैडम। हेलो, आ रही है? बिल्कुल। ये संपत्ति वाली बात पे पहले रिएक्शन आपका चाहूंगी, उसके बाद से तमाम सारे सवाल, तमाम सारे आरोप आप पर लगाए हैं बीजेपी ने। देखिए, संपत्ति वाला मतलब उनका राहुल जी का कहना है, तो बातों को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। उनका कहना है कि अमीरों की संपत्ति गरीबों को बांटेंगे। देखिए, ये जो अडानी अंबानी की सरकार है, आज देश की सारी कैपिटल 5 से 7% लोगों के पास है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इन पे कोई बात तो है नहीं, ये तो बातों को बरगलाते हैं। मैं पर्ची खर्ची को जवाब देता हूँ। हमारे हुड्डा साहब ने बोला था विधानसभा में, अरे पर्ची खर्ची है तो हम अंदर करो ना। आपकी 10 साल सरकार है, हमारे खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं करते? जो कहने से कुछ होता है। आपने देखो, सूट कर, मेरी बहन ने बोला सूट के भर के आते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आपके बीजेपी के कार्यालय देखिए, 5 स्टार कार्यालय खोल रखे हैं। आप बीजेपी के नाम पे सरकारी जमीन हड़प के, मैं फिर तक किस्सा सुनाता हूँ यहाँ। आप देखिए, बीजेपी का 5 स्टार की तरह कार्यालय बना रखे हैं। हम पे तो कार्यालय भी अपना नहीं है। कहाँ से पैसा आता है? कहाँ भ्रष्टाचारी है? कोई बीजेपी ऊपर से धल्ला है क्या, जो हर शहर में पैसे खोल दिया अपनी 10 साल की पार्टी ने? हमारे 130 साल में कार्यालय दे दिया अपना, और भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हैं। और भ्रष्टाचारियों को अपनी कांग्रेस पार्टी में देते हैं। नहीं, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। कभी ने भ्रष्टाचार नहीं दिखता, वो सारे साफ हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे? कोयला घोटाला रहा, दुनिया भर के घोटाले रहे, क्या कार्रवाई करी आप तक? मैं कह रहा हूँ, बीजेपी इनकी नजर में सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे परिवारवादी हैं। मोदी जी का कहना ही है, तो उनको अपनी पार्टी में लेते क्यों भाई? क्यों लेते पार्टी? अगर आप इतने आदर्शवादी हैं तो अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन पास करिए। हम किसी पार्टी के नेता भ्रष्ट को नहीं लेंगे। आप पे अपना सामान कुछ है ही नहीं दुकान पे, हमारे सामान को तोड़ के लेंगे। कांग्रेस में उत्साह ही नहीं, लोकतंत्र देखिए कांग्रेस जब का जिक्र करते हैं उसी बार हम इतिहास रचते हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत उत्साहित है, ये हतोत्साह है। आप हरियाणा में इनका हाल देखिए। मेरी बहन ने बोला इनके कैंडिडेट को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, और वो सच बात है। इनके गांव में बोर्ड लगे हुए हैं कि बीजेपी के नेता आ ही नहीं सकते। ये बात करते हैं, मुद्दों में बात नहीं करता। जब 2014 में कांग्रेस सरकार गई थी तो कितना कर्जा था? 60,000 करोड़ का कर्जा था। आज पूरे हरियाणा में 4.5 लाख करोड़ कर्जा है, और प्रत्येक हरियाणावासी पे 1,23,629 रुपए कर्जा है। इसे बीजेपी प्रवक्ता साथी बैठे, इन पे भी कर्जा है, मुझ पे भी कर्जा है, इन दोनों बहनों में भी कर्जा है, और आप पे भी कर्जा है। इन बातों में कोई जवाब नहीं देंगे। महंगाई भी नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी भी नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार भी नहीं बोलेंगे। हरियाणा में हर वर्ग को पीटा, आंगनबाड़ी हो, चाहे कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, कौन सा वर्ग हड़ताल पे नहीं गया? अगर इतना अच्छा शासन चला। लेकिन एक सवाल तो और है ना यहाँ पर, लेकिन नीरज जी एक सवाल और है। इनेलो ने कहा था कि हरियाणा की जनता के पास चॉइस नहीं है, वो कांग्रेस से परेशान हो चुकी थी, तब उसने बीजेपी को चुना। लेकिन कांग्रेस का दोबारा आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं इनेलो की प्रवक्ता को, ये बहन को ये जवाब देना चाहता हूँ। उससे पहले आपकी सरकार थी, आपसे लोग परेशान थे, तब लोगों ने कांग्रेस को चुना। ये तो चलेगा चेंज, तो कांग्रेस को चुना, उसने बीजेपी को चुना। आप अपनी दशा क्यों बोल रहे हैं? उससे पहले 2004 से कितनी पहले सरकार थी? आपकी सरकार थी ना, तो उससे परेशान हो गए, लोगों ने हमें चुना। ये तो सर्कल चलता रहेगा। जनता चॉइस देखती है, जनता काम के आधार पर वोट देती है। कभी इनेलो होगी, कभी बीजेपी आएगी। ये तो 3 बड़ी पार्टियां, आता रहेगा। जिन पर जनता का विश्वास नहीं है वो पार्टी बनेगी। इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है क्या? देखिए, जीजेपी तो इनेलो की पार्टी है, इनेलो से निकली है। जीजेपी छोटी पार्टी है, इनेलो कौन बाजारा बड़ा। ये तो अपने परिवार को, जो जनता अपने परिवार को धोखा देके आ गई, तो जनता क्या सके होंगे? ये तो बीजेपी गोद में बैठ गए, और जिसको खिलाफ मैंडेट करा, जिसको गाली दी सांप लेवली की लड़ाई में, उससे जाके सरकार बना ली इन्होंने। ठीक है नीरज जी यहाँ पे रोकूंगे, अनुज आऊंगे आपके पास, लेकिन सिंपल जी रिएक्शन आपका चाहूंगी, अनुज जी की बातों का भी और इनका नीरज जी की बातों का भी। सबसे पहले अनु जी ने कहा कि जेजेपी को कोई हक नहीं बनता बीजेपी के खिलाफ बोलने का। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों की आवाज उठाने का हमें हक नहीं बनता है? हमें हक नहीं बनता है कि हम अगर इलेक्शन में खड़े हो तो हम बता सकें कि कहाँ पे त्रुटियां रही है? और जहां तक रही कांग्रेस और INLD की बात, आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सरकार बनाने के काबिल था? एक सीट के साथ INLD सरकार बनाने वाली थी या कांग्रेस सरकार बनाने वाली थी? मुझे बताइए। आप ये चाहते हैं कि दोबारा से हरियाणा की जनता के ऊपर बोझ डाला जाता, दोबारा से पैसे का बोझ डाला जाता, एक्सचेकर के ऊपर एक्सपेंसेस डाले जाते इलेक्शन के, ये आप चाहती हैं।
और आप बताइए कि इस टाइम पे कैसे आप एक बड़ी पार्टी हैं, किस हिसाब से आप मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कांग्रेस किस हिसाब से कह रही कि हम INLD पे से निकले हैं, हम INLD पे से निकले और INLD 2% पे रह गई। आप ये कौन से जमाने की बातें हैं? ये 2019 से पहले की करने की बातें थी। अब हम 2024 में हैं, अपना आर्ग्यूमेंट चेंज कर लीजिए, अब चेंज कर लीजिए अपना नैरेटिव। ये कहना कि हम INLD पे से निकले हैं बिल्कुल गलत है। हम INLD पे से क्या सारी की सारी INLD लेकर निकल गए? हम ऐसा निकले कि INLD के पास कुछ बचा ही नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? तो आप बताइए ना, INLD 2% पे रह गई, INLD की 1 सीट आती है और हमारी 10 सीटें आती हैं, तो वो किस हिसाब से आई है? ये INLD वालों को देखिए, INLD वालों की जो बाकी की बातें हैं ना, उन पे तो मैं जवाब ही नहीं देती हूँ, आज से नहीं, शुरू से नहीं देती हूँ, क्योंकि इस समय इनकी हालत ये हो चुकी है कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बात करते हैं। ये कुछ भी भड़क बातें जो है INLD के ग्रुप में चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन कांग्रेस तो बड़ी पार्टी मान रही है, बातें की जाती है। कांग्रेस कह रही है बड़ी पार्टी मानने से कुछ नहीं होता। जी जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस अपने आप को देश की बड़ी पार्टी मानती है, उसी तरह से INLD बड़ी पार्टी है। ना कांग्रेस ये मानना चाहती है कि देश में उनका खात्मा हो चुका है, ना ही INLD मानना चाहती है कि प्रदेश में वो खत्म हो चुके हैं। मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, इस बार भी 2% से ऊपर आ जाए। चलिए ठीक है, ये तो देखने वाली बात है, उसके लिए थोड़ा 5-6 महीने बचे हैं अभी वही मैं बता रही हूँ ना, अभी विधानसभा चुनाव में 6 महीने है, दौड़ लगा लीजिए मैडम। और अगर आपको लगता है कि हमारे नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, तो एक बार दोबारा से धरातल पे जाइए, एक बार फिर से नजर मार के आइए, जो आप नैना जी के बारे में कह रही हैं, आपकी सोच बदल जाएगी। चलिए ठीक है, लौटूंगी। राकेश जी का रिएक्शन छोटा सा ले लो, उसके बाद अनु जी आपके पास आऊंगी। राकेश जी, दोनों की बातों का रिएक्शन दीजिए, इनेलो का भी और कांग्रेस का भी। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, म्यूट आपने कॉल कर दिया आई थिंक। इनेलो और कांग्रेस की हरियाणा में किसी से छुपी नहीं है, और अभी बहन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। इनके माननीय मुख्यमंत्री 10 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, जमीन से लेकर आसमान तक के घोटाले कर रखे थे, तब जनता ने उनको उखाड़ फेंकने का काम किया था। और जो रामद्रोह इन्होंने किया है, उसकी सजा जनता 2024 में फिर देगी इनको। ये वही कांग्रेस है ना जो 400 सीटें जीत कर आती थी। इनको चिंतन करना चाहिए, इनका घर खाली क्यों हो रहा है? इनका घर खाली इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस कांग्रेस ने खाली हो रहा है कि पाकिस्तान बनाने का काम कांग्रेस ने किया। यही कांग्रेस है जिसने पूरे देश में आपातकाल लगाकर देश को जेल बनाने का काम किया। यही कांग्रेस है जिसने 356 लगाकर 90 बार सरकारों को गिराने का काम किया। अकेली इंदिरा गांधी ने देश की 50 सरकारों को गिराने का काम किया था। जो पाप कांग्रेस ने किए हुए 70 सालों में, वो पाप सामने आ रहे हैं। तब आज कांग्रेस की हालत ये हो गई कि कांग्रेस 40, 55 और अब 55 से और नीचे जाएगी कांग्रेस। और हरियाणा में देखिए इनकी हालत क्या है। हरियाणा में आपस में लड़े हुए, ये तय नहीं कर पा रहे हैं, संगठन नहीं बनाया, वो तो कोई बात नहीं। अरे कम से कम ये जो लोकतंत्र का उत्सव है, इस पर तो आपसी सहमति बनाकर टिकटों का बंटवारा तो कर लीजिए। वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। अभी हमारे साथी प्रवक्ता मित्र मेरे ये कह रहे थे कि 10 नहीं आएंगी। इनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए, इनको पता है कि 10 क्यों नहीं आएंगी बीजेपी की। अरे भाई 10 की 10 सीटें आएंगी। अगर आप में कॉन्फिडेंस होता, आपको पता है ना, तो प्रदेश का नेतृत्व तो ठीक है, इसमें आपसी गुटबाजी बढ़ी हुई है, ना देश में नेतृत्व तो ठीक है। जो पुराने काम आप लोगों ने कर रखे हैं, जो पुराने पाप कांग्रेस ने कर रखे हैं, उन पापों की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो गई है। चलिए ठीक है, राकेश जी, भरे घर में लोग जाते हैं, खाली घर में कोई आदमी नहीं जाता। जिसका घर खाली होता है उसमें से आदमी निकलते हैं, कोई जाता नहीं है उसमें। ठीक है, ये है नीरज जी आपके लिए जवाब, लेकिन उससे पहले अनु जी आपका रिएक्शन, उसके बाद लौटूंगी नीरज जी आपके पास। हालांकि मैं इतना टाइम जज्बा पे लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने कहा तो मैं थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ। इन्होंने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ क्यों ना बोले, हम जनता की आवाज ना उठाएं। जनता की आवाज किस मुंह से उठाओगे? आप तो कहते थे जमुना पार करोगे और फिर जाके उनकी गोदी में बैठ गए। आप क्या करते हैं? आपका जो मुखिया है वो कहता था मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, और फिर उसी मोदी की गोदी में जाके बैठ गया। किस मुंह से जनता की आवाज उठाओगे? ये ड्रामा जनता देख रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने तो समर्थन भाजपा को इसलिए कर दिया कि हमारी 10 सीटें थी, और अगर हम समर्थन ना करते तो क्या दोबारा इलेक्शन होते? अब दोबारा इलेक्शन हुए क्या?
सरकार तो अब भी चल रही है। आप लोग जो थे ना बीजेपी के साथ, उसको हरियाणा में कहते हैं चेप थे आप लोग, धक्के से जाके इनके चिपके हुए थे। बीजेपी को कभी जरूरत नहीं थी आपकी। इनको तो सत्यानाश करना था हरियाणा का, तब जाके ये आप जो दम भरते हो ना कि हमारी तो 10 सीटें थी, ये भाजपा की मेहरबानी थी। आपको आपके जो ये दुष्यंत चौटाला हैं, इनको पीछे से स्पॉन्सर करके और मार्केटिंग के दम पे 10 सीटें, जहां भाजपा की सीट निकल रही वहां इस लड़के को आगे किया था ना। सारी पोल खुलवाओ, जो हल्के नहीं निकल रहे थे भाजपा से, इस बार भी 2% पे ही रह जाएगी, इन लोग कह रहे हैं ये। और ये जो तुम इधर उधर की पार्टियों के जो मैं कहती हूँ वेस्ट उठा के लाए थे ना और टिकटें दी थी, वो भाग गए। अब वो बीच में धार्मिक दुष्यंत चौटाला को छोड़ के भाग गए। उनसे पूछो हालात क्या है। उसके बाद मैं आना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता पे। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनेलो पार्टी के जो प्रमुख हैं वो 10 साल जेल काट के आए हैं। तो भाई साहब मैं आपको याद दिला दूं, जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन था ना, उसके जो सुप्रीमो हैं वो भी उसी आरोप में थे। उनके साथ क्यों किया गठबंधन? क्या मजबूरी थी? मजबूरी क्या थी अजय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करने की? अरे छाल तो बोले, छालनी भी क्या बोले। हमने कम से कम, कोर्ट ने ये कहा कि नौकरियों के पैसे नहीं लिए, वो तो जो नौकरियां लगाई थी उनकी प्रमोशन भी हुई। आप लोगों के सूटकेस जो चंडीगढ़ में पकड़े गए, उनका हिसाब कौन देगा? सरकार बदलने दो, उसके बाद सूटकेसों का भी हिसाब होगा। सूटकेस का हिसाब बाद में होगा। 6,500 करोड़ जो आपने व्यापारियों के गले पे अंगूठे रख के वसूले है ना, हफ्ता वसूली करिए, उसका भी हिसाब होगा। ठीक, छोटा सा रिएक्शन रिम्पल जी आपका लेना चाहूंगी, उसके बाद से नीरज जी आप पर। रिम्पल जी छोटा सा रिएक्शन। तो जी अनु जी को मैंने एक बात देखी है, सिर्फ अनु जी की नहीं, मैंने INLD के इन जनरल सब प्रवक्ताओं का देखा है कि जनाधार बच नहीं गया है, तो अब हम हवाई मनगढ़ंत बातें करते हैं। तो ये जिस तरह से सबका नाम ले लेके कुछ भी ऐसे स्टोरीज बना रही हैं, आपका इसके पीछे कोई आधार है अनु जी? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्यों ये सवाल मैं हर INLD के प्रवक्ता से पूछती हूँ। आधार हो या ना हो, इनको हवाई मनगढ़ंत बातें अब यहाँ आके करनी है। आप मुझे ये बताइए कि आप इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं ताकि आप सरकार से बाहर बैठ सके। इलेक्शन हर पार्टी, हर कैंडिडेट जो लड़ता है इलेक्शन, वो इसलिए लड़ता है ताकि अपने एरिया का जाके उसकी आवाज बन सके। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज बनने के लिए हर कोई इलेक्शन लड़ता है। इसलिए नहीं लड़ता है कि आप जब मन करे कि अब हम रिजाइन कर रहे हैं, अब चलो जी फिर 6 महीने बाद फिर से हमारी इलेक्शन करा लीजिए, अब हम फिर से लड़ लेंगे। ये इस तरह की जो ये पता नहीं किस तरह की राजनीति है जो INLD यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। दुख इस बात का है, मुझे लगता है कि ये सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए, यहाँ तो इस बात का दुख है। तो क्या कर सकते हैं, जब 2% आपकी वोट परसेंटेज हो ना, तो सरकार का हिस्सा नहीं बना जाता मैडम। और लेकिन हमसे बात करिए, लेकिन रिम्पल जी आप एक तरफ तो कहते हैं कि विकास को लेकर के गठबंधन किया, विकास किया, अब आप उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं। क्या आप उनके बिना विकास कर पाते, या फिर गठबंधन भी इसीलिए किया जाता है कि जब मर्जी तोड़ दे, जब मर्जी सत्ता में आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। आप आज भी अगर मंडियों में जाके किसानों से बात करेंगे, आप, मुझे नहीं पता कि आपके चैनल पे ये दिखाई गई रिपोर्ट या नहीं, आपको जनरली आपको हर एक किसान ये कहता वो दिखाई दे जाएगा कि फर्क पड़ गया। क्योंकि उस समय हमारी तरफ से 1 महीने से की जा रही थी, जब तक हम 1 महीने से थे तब तक हमारी ये पूरी कोशिश थी कि किसानों की जो भुगतान है वो जल्दी से जल्द किया जाए। 1 महीने से मैं वही पूछ रही हूँ रिम्पल जी, 1 महीने से। जी बिल्कुल, आप इस समय जो किसान मंडी में खड़े हैं उनसे जाके सवाल करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमने अगर हम सरकार में थे तो हमारी ये पूरी कोशिश थी कि पूरा मुआवजा मिले सरकार को, सरकार में रहते हुए किसानों को हम पूरा मुआवजा दिलवा पाए। आप ये कांग्रेस वाले भी क्या बात करेंगे, टैक्स देते रहे हैं। सॉरी क्या बोल रही है? इसका जवाब अच्छे से राकेश जी दे पाएंगे। राकेश जी, इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन अब 1 महीने से किसान परेशान है, मंडियों में परेशान है, इन्हीं का कहना है। बड़ी हास्यास्पद स्टेटमेंट रिम्पल जी दे रही हैं। ये कह रही हैं कि हमारी सरकार, उस सरकार का मुखिया कौन था? माननीय मनोहर लाल जी। उस सरकार का कृषि मंत्री कौन था? माननीय JP दलाल जी। जो नीति बनाई, जो रीति बनाई और किसान का एक एक दाना खरीदा, 14 फसलों पर MSP दी और उनको पेमेंट दी, हर काम तो बनाई हुई सरकार, मनोहर लाल सरकार की नीतियों के कारण ये हुआ। और 2014 से अब तक हो रहा है।
अब की उठान में थोड़ी सी कमी है, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने कल ही बैठक के अधिकारियों के साथ उठान में तेजी के लिए 2 दिन में उठान और तेज हो जाएगा। और ये सारी सरकार बड़ी बात ये भी है, बड़ी बात मुझे बड़ा आश्चर्यपद लगता है कि जब मुखिया भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो नीति बनाई थी, उसी नीति पर माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने मंडियों के अंदर जब कोविड काल था ना, तो कोविड काल में मंडियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा था, सैनिटाइजर और मास्क लेकर उनके भोजन की चिंता कर रहा था। और किसानों को सबसे ज्यादा अगर मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा खड़ी है। सबसे बेहतर किसान ही बता सकता है। 2.5 रुपए के चेक। खैर समय की थोड़ा सा कमी है, ठीक है राकेश जी, समय की थोड़ा सा कमी है, ठीक है। किसानों की बात करते हैं, किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, किसानों के नाम पर वोट मांगते हैं। किसानों के लिए क्या क्या इन्होंने 1.5 रुपए के चेक हुड्डा की सरकार ने दिए। चलिए 2.5 रुपए के चेक समय की राकेश जी थोड़ा सा कमी है, माफी चाहूंगी यहाँ पर, समय की थोड़ा सा कमी है। नीरज जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। कह रहे हैं कांग्रेस को अपनी पाप की सजा मिलेगी। अरे पाप की सजा तो आपको मिलेगी, जो 750 किसान मर गए ना, उनकी हत्या का पाप आपको ले डूबेगा। उनकी आत्माएं आपको कचोड़ रही है। 750 किसान मार दिया आपने, शर्म करो। आप वही 404 का नारा, 400 पार का नारा दे रहे हो। 404 सीटें तो हमारी 84 में आ गई। और रही 55 साल की पार्टी, हमने 55 साल राज करा, उसके बाद हमारी 10 हुई। आपकी तो इन 10 साल बाद इतिहास बन जाओगी पार्टी, आपका इतिहास में नाम ही नहीं होगा। 2 सरकार बीजेपी अब इतिहास में किसका नाम होगा किसका नहीं, ये जनता के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान अब कुछ ही घंटों बाद होने शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले पार्टियों के जो जुबानी हमले हैं, जो आरोप प्रत्यारोप है, वो जारी हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।